नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित और बंसल न्यूज़ के खास पेशकश लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से आपका परिचय हम करवाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं अमर ओझा, जो ओम कोचिंग क्लास के डायरेक्टर हैं, और साथ में मौजूद है वंशिका पॉल, जो ओम कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट हैं। लक्ष्य में आप दोनों का ही स्वागत है। तो सबसे पहले अमन जी, मैं आपकी तरफ ही आना चाहूँगी और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी कोचिंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बंसल न्यूज़ को और बंसल समूह को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आज आप लोगों के माध्यम से हम हमारे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ओम कोचिंग क्लासेस, एक्चुअली ये स्कीम नंबर 51 अवंतिका नगर में स्थित है। यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में मैथ, साइंस, बायोलॉजी, कॉमर्स ऐसे सब मिलाकर 700 स्टूडेंट अध्ययन कर रहे हैं। जी। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि 700 स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं, तो आप किस तरह से इन बच्चों को डील करते हैं और किस तरह से आप इनको पढ़ाते हैं? मैडम देखिए, इसके लिए डील करने के लिए हमारे पास बहुत सी फैकल्टीज़ है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं। मैं मेनली मैथ्स और फिज़िक्स का प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ। मैं मैथ्स और फिज़िक्स की क्लासेस लेता हूँ और मैं स्पेशली बोर्ड क्लासेस यानी 10th और 12th की क्लासेस लेता हूँ। समय समय पर मैं उन्हें सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि आपको बेटा किस टाइप से प्रिपरेशन करना है। टाइम के अकॉर्डिंग मैं उन्हें सिलेबस प्रोवाइड कर देता हूँ और समय समय पर मैं उनका हर संडे टेस्ट लेता हूँ, ताकि बच्चों में जो कमियां हैं वो हम लोगों के बीच आ सके और उन कमियों को हमारे द्वारा दूर किया जा सके। तो वो टेस्ट के रिजल्ट के बाद हम उनमें जो भी कमियां आती है उन बच्चों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चों को हम डिवाइड करते हैं, जो बच्चे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं उन्हें अच्छे ग्रुप में डाल देते हैं। जो बच्चे टेस्ट में एवरेज और या पुअर रह जाते हैं उन्हें हम अलग से रख कर उनकी कमियों को दूर करते हैं। जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया एवरेज और पुअर बच्चों का, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में थोड़े वीक होते हैं, जिन्हें सीखने में या सब्जेक्ट कैच करने में थोड़ा समय लगता है। तो क्या आप उनके लिए एक अलग से किस तरह से आप उनकी तैयारी करवाते हैं और क्या कुछ अलग क्लासेस भी आप उन बच्चों को देते हैं? जी जी मैम, बिल्कुल। मैं जैसे जो वीक लर्नर्स होते हैं, जो आसानी से कुछ बातों को सीख नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनकी मेंटेलिटी से ये दूर करता हूँ कि हाँ, हम लोग वीक लर्नर है। क्योंकि एक्चुअली मैम कोई भी बच्चा वीक लर्नर नहीं होता। जब तक वो अपनी मेंटेलिटी में ये बात नहीं लाएगा कि मैं वीक लर्नर हूँ, तब तक वो अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम उन्हें ये बताते हैं कि आप वीक लर्नर नहीं हो। उसके बाद हम उनकी अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं मैम। जो भी उनका कोचिंग का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग के अलावा हम उन्हें एक्स्ट्रा बुलाते हैं, संडे की एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और टाइम टाइम पर उन्हें मोटिवेट करते हैं। क्योंकि मोटिवेट करने से वो बच्चे जो अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे थे, उन्हें ये फील होना बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो सीखने की कोशिश करने लगते हैं। जी अमन जी, मैं अगला क्वेश्चन आपसे लूँ उससे पहले हमारे साथ जो छात्रा वंशिका जुड़ी है उनसे भी मैं सवाल करना चाहती हूँ। वंशिका, आप कोचिंग जाती हैं, तो आप कैसे समझती हैं कि कोचिंग में आपको एग्ज़ाम में किस तरह से मदद मिलती है और आप कोचिंग के ज़रिए कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं? जी मैम, मैम सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। मींस जैसे हर तरीके से बोर्ड्स की में कैसे प्रिपेयर करना है। जैसे हम कोविड में हमारे 10th स्टैंडर्ड में थे जब कोविड लग गया था, तो उस वजह से हमने एग्ज़ाम नहीं दी थी। सर प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि 10th में हमने एग्ज़ाम नहीं दी थी तो हमें क्या क्या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो 12th में फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर ने बोला मोटिवेशन, तो सब बहुत मोटिवेट करते हैं कि मेरा कौन सा वीक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना और फिर मोटिवेट करना कि नहीं तुमसे हो जाएगा, और डेफिनेटली उसके बाद फिर हो भी जाता है सब।
वंशिका, जैसा कि आपने बोला कोविड का, तो कोविड जब आया था तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी और अब ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो आपको क्या बेहतर लगता है, ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस, कैसे देखती हैं आप इसे? डेफिनेटली मैम, ऑफलाइन क्लासेस ही बेटर होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपने अटेंड किया है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है। जैसे घर पे बैठ के उतनी प्रॉपर स्टडीज़ नहीं हो पाती है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हाँ स्कूल जा रहे हैं, फिर ऐसे तैयारी करना है, तो ऑफलाइन क्लासेस ही बेटर होती हैं। जी, अगला सवाल मैं अमर जी आपसे लेना चाहूँगी कि जैसे हमने कोविड काल का ज़िक्र किया, तो कोविड काल में जो ऑनलाइन क्लासेस है और इंटरनेट की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ी है और अब तो ऑफलाइन क्लासेस हैं, तो आप इसको किस तरह से इस भूमिका को देखते हैं? मैडम देखिए, वो जो कोविड का समय आया था, उस चीज़ ने एजुकेशन सेक्टर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। वो बहुत अच्छा समय भी था एक प्रकार से देखा जाए, क्योंकि मैम हम लोग जो थे, हम लोगों को आदत थी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस लेने की। हम बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट होते थे, डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया करते थे। लेकिन जब बच्चा हमसे दूर है, उस समय पर हम उन्हें कैसे फेस करें, हम उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ें हमें कोविड के समय सिखाई गई। हमने ये सीखा मैडम कि किस प्रकार से दूर रखकर भी हम बच्चों को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, उनको साथ में लेकर पढ़ा सकते हैं, उनकी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं। हम समय समय पर ऑनलाइन क्लासेस में जूम मीटिंग के द्वारा मैडम उनकी क्लासेस लिया करते थे, और क्लासेस में हम उनसे समय समय पर क्वेश्चन किया करते थे। जो हमने उन्हें समझाया उसके अलावा हम उनसे क्वेश्चन किया करते थे, जिसके आंसर ना देने पर हमें ये क्लियर हो जाता था कि बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस के समय ध्यान नहीं है। यदि बच्चा सही जवाब देता था तो उससे भी हमें क्लियरिटी हो जाती थी मैडम कि उसने ध्यान से उस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई की है। तो ऑनलाइन क्लासेस को मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात थी, कोविड के समय हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास ली, जिससे बच्चे को भी कुछ नया सीखने को मिला। ऑफलाइन के साथ साथ कहीं वो यदि हमसे दूर रहे तो वो हमसे कोऑर्डिनेट करके किस प्रकार से स्टडी कर सकता है। बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस के अपने कुछ फ़ायदे रहे हैं और कुछ अपने नुकसान भी रहे हैं। अमर जी, अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये लेना चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं? मैडम शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह एक बहुत ही अच्छा और जाना माना नाम है, बहुत प्रसिद्ध नाम है। मैं बंसल समूह की जो स्कॉलरशिप बेस्ड स्कीम होती है उसकी बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैडम हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत पुअर होते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब वो इंजीनियरिंग की 1-1, 1.5 लाख रुपए की जो फीस होती है वो नहीं भर पाते हैं। उस समय जो आप लोगों के द्वारा मैडम बंसल समूह के द्वारा जो उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो जो बच्चे पढ़ने में एक्चुअली इंटरेस्टेड होते हैं और फीस के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे होते, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। वो उसके द्वारा एडमिशन ले पाते हैं और आप लोगों के कोऑर्डिनेशन की मदद से वो अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम मैंने जब कॉलेज विजिट किया तो मुझे एक चीज़ और देखने को मिली कि बंसल समूह में ना केवल एजुकेशन में सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, बल्कि उनको फिजिकली भी प्रिपेयर किया जा रहा है, पर्सनली डेवलपमेंट दिया जा रहा है। ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी मैडम बंसल समूह की। जी, बहुत धन्यवाद, आपने बंसल समूह को इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो अब आगे बढ़ेंगे। वंशिका, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप स्कूल भी जाती हैं, कोचिंग भी जाती हैं, और किस तरह से आप फिर दोनों चीज़ों में टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करती, क्योंकि घर पर आके आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती होगी, तो किस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट करती हैं? जी मैम, मैम स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा कभी कभी डिफ़िकल्टी भी आ जाती है। सुबह से स्कूल जाना होता है, फिर कोचिंग, फिर उसके बाद वहाँ के होमवर्क्स है, प्रैक्टिकल्स है, और फिर सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालना है। तो मैं मेजॉरिटी में रात में इन सब चीज़ों से हटकर टाइम निकालती हूँ सेल्फ स्टडीज़ के लिए, क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे होता है और बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी सेल्फ स्टडी को एटलीस्ट 1 या 2 घंटे तो दे ही सकूँ, सब कुछ हटाकर। तो मैं रात में ज़्यादा ध्यान देती हूँ पढ़ाई पे। वंशिका, पढ़ाई का वर्डन तो बहुत ज़्यादा ही होता है, तो मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहती हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स भी आपको अभी देख रहे हैं, बहुत से दर्शक हमारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं और परिजन भी हैं, तो आप क्या, किस तरह से आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखती हैं, किस तरह की आप एक्टिविटीज़ करती हैं कि पढ़ाई के साथ आप संतुलन उस चीज़ में रख सकें और तनाव से भी दूर रख सकें, जिससे आपकी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो?
जी मैम स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी मेंटल हेल्थ ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन के कारण मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, और ज़रा सा भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो पढ़ाई में से मन ही नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं ज़्यादातर सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मेरी हॉबी भी है। और ज़्यादा बाहर जैसे इंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो उसके लिए कभी कभी मैं सॉन्ग्स वगैरह सुन लेती हूँ। और बाहर अगर फिज़िकल उसकी बात करें तो बाहर थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए बाहर चली जाती हूँ थोड़ा। बिल्कुल वंशिका, जैसा कि हम सभी जानते हैं दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, और दिसंबर ऐसा महीना होता है ना जिस समय से बिल्कुल जो पढ़ाई रहती है वो बिल्कुल युद्ध स्तर पर शुरू हो जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी पास ही आने वाले हैं। तो आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं और किस तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अभी आप पढ़ाई अपनी पूरी कर रही हैं? जी मैम, अभी तो डेट शीट भी आ गई है तो एमपी बोर्ड की, तो फिर अभी उस हिसाब से डेट शीट के हिसाब से मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ। और मैं ऐसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी सारी प्रिपरेशंस कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं ऐसे बिल्कुल टाइम टेबल बना रखा है मैंने, और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अलग अलग टाइम दे रही हूँ, जिसके कारण मेरा जो सिलेबस है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाए और रिवीजन के लिए मेरे पास टाइम रहे। बिल्कुल वंशिका, पेरेंट्स का किस तरह से आपको सपोर्ट मिल पाता है? हम पेरेंट्स तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं और अभी भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे दिन भर बहुत ज़्यादा ऐसे हेक्टिक डे हो रहता है, तो वो हर चीज़ में सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी एग्ज़ाम्स का भी, तो उसमें भी प्रेशर रिलीजिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जी, अमर जी, वंशिका से हमने बातचीत की है। अब मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही बोरिंग होते हैं, बोरिंग क्लासेस बच्चों को लगती है, तो आप कैसे उन क्लासेस को खुशनुमा बनाते हैं और कैसे उस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चे बोर भी ना हो और उन्हें अच्छे से वो समझ में भी आ जाए? हाँ जी मैम, बिल्कुल। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हम बोर हो जाते हैं। जैसे मैडम हम बात की करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो उस समय हम उनको थोड़ा सा स्टोरी वगैरह सुनाकर, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ स्टोरी बनाकर, स्टोरी सुनाकर उनको मोटिवेट करते रहते हैं, ताकि बच्चे बोर भी ना हो और उनका सब्जेक्ट में मन भी लगा रहे। जैसे फिजिक्स की बात की जाए तो मैडम फिजिक्स सब्जेक्ट में भी बहुत सारे लॉज वगैरह होते हैं, नियम होते हैं। उन नियम को हम ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे उस चीज़ को पढ़े, समझने की कोशिश करें, उसको ऐसा ना ले कि वो बोर हो रहे हैं। और उनको हम बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके, मस्ती मजाक करके, और मैडम समय समय पर एंटरटेनमेंट भी, जैसा आपको पता होगा कि एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो समय समय पर पढ़ाई के साथ साथ हम उनको एंटरटेनमेंट भी करवा देते हैं। बहुत से कॉलेज विजिट करवा देते हैं, पिकनिक अवेलेबल करवा देते हैं, ताकि बच्चे का पढ़ाई के साथ साथ दूसरी एक्टिविटीज़ भी मिलें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगा रहे। बिल्कुल अमर जी, अगला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि बंसल समूह की तरफ से टेक्निकल एजुकेशन हर क्षेत्र में पहुँचे, इसके लिए किस तरह से प्रयास करना चाहिए? क्या आप सुझाव, क्या आप कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैडम टेक्निकल एजुकेशन हर क्षेत्र में पहुंचे, इसके लिए बंसल समूह को हर क्षेत्र में जाकर वहां पर स्कूल संस्थानों, कोचिंग संस्थानों में अपना खुद का एक सेमिनार करना चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग आजकल के बच्चों को कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसे इसमें प्लेसमेंट वगैरह नहीं है, तो सबसे पहले तो बच्चों का माइंड क्लियर करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्कोप्स हैं। बच्चे ये समझते हैं मैडम कि इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में स्कोप है, तो उन्हें अलग अलग सब्जेक्ट से, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो स्कोप्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए। अलग अलग क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों से कोऑर्डिनेट करते रहना चाहिए और हमेशा कुछ कुछ महीनों में वहाँ सेमिनार लेते रहना चाहिए, जिससे बंसल समूह भी हम लोगों से जुड़ा रहेगा, स्कूल संस्थानों से जुड़ा रहेगा, कोचिंग संस्थानों से जुड़ा रहेगा, और वो बच्चों से भी जुड़ा रहेगा, ताकि बच्चों तक भी वो सारी बातें वो पहुंचा सकेगा जो बच्चों के लिए आवश्यक होती है, जिससे वो टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त कर सके।
बिल्कुल अमर जी, बहुत अच्छे सुझाव आपने दिए। जैसा कि अभी मैंने ज़िक्र किया था सोशल मीडिया का, वंशिका से जब बातचीत हुई थी, तो यही चीज़ मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का ये जो दौर चल रहा है, इसमें बच्चों के लिए किस तरह से इसमें फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से हानि हो सकती है? क्योंकि कई बच्चे इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं और पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है। तो आप क्या एडवाइस ऐसे बच्चों को देना चाहेंगे, और क्या आप कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया एक उपयोग भी हमारे लिए साबित हो और उसके कुछ मतलब हानि भी ना पहुंचे बच्चों को? मैडम देखिए, जैसा कि आपको पता होगा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक जी। जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, और एक जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जैसा आपने कहा सोशल मीडिया, मैडम ये सोशल मीडिया के भी दो पहलू है। एक जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी है, और दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो सबसे पहले तो मैं मुझे देख रहे सभी बच्चों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो समय आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में दे रहे हैं उसको बिल्कुल ना दीजिए। आपको पता है कि हमारे सोशल मीडिया में हम यूट्यूब, फेसबुक पे भी वीडियोस देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी एटलीस्ट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। तो आप अपना समय बिल्कुल उस एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस में दीजिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे आप किसी चीज़ को देखेंगे तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। देखने और सुनने से जो हम सीख सकते हैं मैडम, वो हम ऐसे नहीं सीख सकते। तो आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, वहाँ पे चीज़ों को देखें, समझें, सीखें। और कुछ चीज़ें नहीं आती है तो वो आपने टीचर से जाकर, सोशल मीडिया में जो चीज़ें आपने देखी आप नहीं सीख पा रहे हैं, टीचर से जाके डाउट क्लियर कीजिए कि सर हमने यहाँ पर ये सब्जेक्ट में ये पर्टिकुलरली देखा था लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे। तो इस तरीके से आप सोशल मीडिया का सदुपयोग कर सकते हैं। और जो आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मैं आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, आप इसका दुरुपयोग ना करें, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग करें। बिल्कुल अमर जी, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है। और बिल्कुल हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक। यह हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह से उसका उपयोग करते हैं और किस तरह से उसका लाभ हम ले पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और अमर जी आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहती हूँ कि कई बच्चे आपके पास करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो आप किस तरह से उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं? जैसे कि मैडम मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, वहाँ से हम लोग स्टूडेंट को छांट देते हैं। तो हमें भी पता होता है मैडम कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल तक, उसकी किस लेवल की मेंटलिटी है। बच्चे जब मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उन्हें पर्सनली कुछ समय देता हूँ, अलग से कुछ समय निकालता हूँ, और सबसे पहले मैं उनकी जो ताकत है और जो उनकी कमजोरी है उसके बारे में बताता हूँ मैडम। क्योंकि हमारी वो ताकत है तो हमें उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बच्चों की कमजोरी होती है, सर्वप्रथम तो मैं उनकी कमजोरियों के बारे में बताता हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट में स्कोर कम किया है, तो आपको किस तरीके से, क्या प्रिपरेशन करके आप इस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी हम वहाँ तक पहुँचाते हैं। उनकी वीकनेस को हम मैडम बाहर लाकर दूर करते हैं। हमारे टीचर द्वारा उनको समय समय पर मोटिवेट किया जाता है। हर सब्जेक्ट में उनको जानकारी दी जाती है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप किस तरीके, क्योंकि मैडम क्या होता है, सीखना एक अलग बात होती है और रिप्रेजेंट करना एक बहुत अलग बात होती है। आप यहाँ इंस्टीट्यूट में, स्कूल में सीख रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना रहेगा। तो हम उन्हें रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताते हैं। इन सभी तरीकों के माध्यम से हम बच्चों को समय समय पर हर बात की सीख सिखाते हैं। जी अमर जी, आपने ये तो बताया कि करियर काउंसलिंग आप बच्चों की कैसे करते हैं, और मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि कई बच्चे आपके पास ऐसे आते होंगे जो काफ़ी तनाव में होते होंगे, और कुछ पारिवारिक कारण उनके ऐसे होते होंगे कि कुछ परिवार की वजह से वो शायद पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे, या कोई ना कोई उनके व्यक्तिगत कारण ऐसे होते होंगे। तो क्या आप परिजनों की भी काउंसलिंग करते हैं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी करते हैं? जी जी मैम, मैं बिल्कुल समय समय पर मैं पेरेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ। मैं समय समय पर पेरेंट्स को भी बुलाता हूँ या पेरेंट्स से कॉल कर लेता हूँ, और कॉल करके उन्हें वो बातें बताता हूँ कि अभी आपका बच्चा जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ परेशान चल रहा है, या तो वो फैमिली प्रॉब्लम होगी, या बच्चे की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होगी, या स्टडी की कुछ प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले तो हम उसका ये जो इन्वायरमेंट है मैडम, उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा इस इन्वायरमेंट से बाहर निकले और इस तनाव से बाहर निकल कर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। तो पेरेंट्स द्वारा, हमारे द्वारा पेरेंट्स को समय समय पर कोऑर्डिनेट किया जाता है। उन्हें समय समय पर बताया जाता है कि किस तरीके से आप बच्चों को मेंटेन करके रख सकते हैं, उनके साथ को बॉन्ड बना के रख सकते हैं। समय समय पर मैं पेरेंट्स को ये भी प्रेफर करता हूँ कि जब आप बच्चों की वैकेशन है, उन्हें थोड़ा बहुत घुमाइए, उन्हें थोड़ा घुमाने ले जाइए, जिससे जो बच्चे का मेंटली जो वो हेजिटेट हो रहा है, जो मेंटली उसके ऊपर प्रेशर बन रहा है, वो रिलीज किया जा सके।
जी, अमर जी, तो ये आपने बहुत सही बात बोली है कि अच्छी पढ़ाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, और अच्छा माहौल सिर्फ़ स्कूल में, क्लासेस में नहीं होता, घर में ही अगर अच्छा माहौल होता है तो बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे, वंशिका, आपसे ये लेना चाहती हूँ कि आपके ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जो कई तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, और आप भी कुछ उस तरह की एक्टिविटीज़ में अभी जैसे शामिल होंगी। तो अभी जैसे कि एग्ज़ाम बहुत पास आने वाले हैं, तो आप कैसे उन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हैं, और कैसे आप सब्जेक्ट वाइज अपनी सारी चीज़ें, आप तैयारी को, कहते हैं ना कि आखिरी तैयारी जो होती है, तो आप किस तरह से उसको कर रही हैं? मैम अभी तो जैसे एग्ज़ाम पास में आ चुकी है, और जो डेट शीट है वो भी बहुत हमने देख ली है, तो अभी हम उसी हिसाब से प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं अभी तो मेजरली उस सब एक्टिविटीज़ को अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि जो 12th है दैट इज़ करियर डिसाइड करेगी हमारा, तो अभी हम उसी पे फोकस कर रहे हैं और अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को थोड़ा साइड में रख के चल रहे हैं। और अगर प्रिपरेशंस की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि मैं टाइम टेबल बना रखा है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशंस कर रही हूँ, और रिवीजन को ज़्यादा टाइम देने के लिए कोर्स जल्दी ख़त्म करना इम्पॉर्टेंट होता है, तो मैं अभी उसी पे फोकस कर रही हूँ। जी, अमर जी, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, और सब पढ़ें और सब बढ़ें कि बंसल समूह के इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए क्या और करना चाहिए? आपके क्या कुछ सुझाव है इसके लिए? मैडम सबसे पहले तो मैं बंसल समूह को ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों को फोकस एक्चुअली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पे करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैडम आपको पता होता है, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं आफ्टर 12th वो अपने आप को बहुत प्रेशर में लाते हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़नी है, लैंग्वेजेस पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैडम कि बंसल समूह को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। समय समय पर स्कूल कोचिंग्स में जाकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की, उनसे बॉन्ड बनाकर, उनसे कोऑर्डिनेट करके उन्हें सुझाव देने की कि कितना ज़्यादा स्कोप इंजीनियरिंग में है। जैसा कि मैडम हम सभी जानते हैं कि इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है, प्राइवेट सेक्टर में भी स्कोप है एज वेल एज पब्लिक सेक्टर में भी स्कोप है। तो बंसल समूह द्वारा उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी यह जानकारी उन तक पहुंचाकर हमें उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। इस प्रकार से सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, और मैडम सब जैसे सब बढ़ेंगे उसी प्रकार से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सब बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और अमर जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो किस तरह से आप अपनी कोचिंग क्लासेस में इसके ऊपर फोकस करते हैं, किस तरह से आप प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देते हैं? मैडम एक्चुअली क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि वन शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। तो मैडम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थियोरटिकल नॉलेज तो मैडम इंपॉर्टेंट रखता ही है, क्योंकि एग्जाम में फाइनली आपको लिखना तो थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम समय समय पर अलग अलग कॉलेजेस द्वारा कुछ विजिट करवाते हैं, जैसे रोबोटिक्स की विजिट हो गई, कुछ फिजिक्स लेबोरेटरीज के अलग अलग कॉलेज में ले जाकर फिजिक्स के कुछ हम लेबोरेटरीज के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं, केमिस्ट्री के कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराते हैं, जिससे बच्चों को थियोरटिकल नॉलेज तो है कि जब ये सब्सटेंस इससे रिएक्ट करेगा तो इसका फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसे वो प्रैक्टिकली नहीं पता, क्योंकि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं मैडम जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती, और अवेलेबल होती भी हैं तो टीचर्स उन्हें लेबोरेटरी तक नहीं ले जाते हैं। तो हमारे द्वारा अलग अलग कॉलेजेस में ले जाकर बच्चों को थियोरटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे बच्चे प्रैक्टिकली भी प्रिपेयर रहें, और उनसे भविष्य में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो प्रैक्टिकली उसको बता सके, लोगों तक प्रैक्टिकली उसे पहुंचा सके। बिल्कुल, अब मैं वंशिका की तरफ बढ़ना चाहूँगी, और वंशिका, बहुत शॉर्ट मैसेज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत से बच्चे आपको देख रहे होंगे, क्या आप लास्ट मैसेज इन सभी बच्चों को देना चाहती हैं? मैम मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अभी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास में आ गई हैं, तो ज़्यादा फोकस सब बाकी एक्टिविटीज़ को हटा के पूरा फोकस पढ़ाई पे ही देना है अभी,
और जैसा कि मैं टाइम टेबल, सर ने भी बताया टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसी हिसाब से पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। और रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि पढ़ने के बाद एक बार हम सब भूल जाते हैं, इसीलिए हमें थोड़े थोड़े इंटरवल में रिवीजन करना होता है और उसी पे फोकस ज़्यादा करना है। बिल्कुल वंशिका, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अमर जी, अब मैं आपकी तरफ भी बढ़ना चाहूँगी और आपसे भी एक मैसेज, आप क्या टिप्स बच्चों को आप इस समय देना चाहते हैं? जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आ चुकी है, सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों की एग्ज़ाम फरवरी मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अदर एक्टिविटीज़ को अलग रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस स्टडी पे रखिए, अपना खुद का टाइम शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, और बस ये बात ध्यान में रखिए कि आपका रिजल्ट सिर्फ आपका भविष्य नहीं बना रहा है, इससे आपके माता पिता का भविष्य और अगली जनरेशन का भी भविष्य डिपेंडेंट है। तो आप उस बात को ध्यान में रखते हुए अपने ऊपर फोकस कीजिए और बोर्ड एग्ज़ाम की इतनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए कि आप लोगों के कारण हम लोगों का भी नाम रोशन हो सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही। हमारे साथ अमर ओझा जी जुड़े हुए थे और वंशिका जो स्टूडेंट है वो भी जुड़ी हुई थी। दर्शकों, उम्मीद है आपको इन सुझावों को सुनकर आपको भी कुछ मदद मिली होगी। और आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।